जन्मदिन मुबारक हो रिया बेटा। आज तुम्हारा 10वीं का परिणाम भी आने वाला है। आज का दिन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ और जीवन की दिशा दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे। उसके बाद महेंद्र सिंह ने पत्नी मनोरमा से कहा, आज रिया का जन्मदिन है और हर साल से कुछ खास हम सभी मंदिर जाएंगे। आप और मिलिंद जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने रिया से तैयार होने के लिए बोल दिया है। महेश सिंह, मनोरमा, मिलिंद, रिया, हम दो हमारे 2 कुल सदस्यों का परिवार था। महेश मनोरमा दोनों बहुत खुश थे। एक तो रिया के पेपर बहुत अच्छे हुए थे, दूसरे कुल पुरोहित ने भी बताया था कि रिया बिटिया की जन्म में बृहस्पति प्रबल है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में सदैव नाम और ख्याति अर्जित करेगी। सभी महेश मनोरमा बेटे मिलिंद और रिया को लेकर शहर के सारे मंदिरों पर गए, आशीर्वाद लिया और लगभग दिन के 1 बजे घर लौटते देखा कि रिया की स्कूल टीचर मैडम लियोनी पहले से ही पड़ोसी कृपा शंकर मिश्रा के घर बैठी थी। महेश मनोरमा को बहुत आश्चर्य हुआ कि पड़ोसी कृपा जी की कोई संतान तो रिया के साथ पढ़ती नहीं, फिर रिया की स्कूल टीचर वहां कैसे आ गई? क्यों, क्या खास बात हो सकती है? इसी अधेड़ बन में महेश और मनोरमा अपने घर का दरवाजा खोल ही रहे थे कि अचानक कृपा शंकर मिश्रा और मैडम लियोनी आते ही एक साथ बोल उठे, बधाई हो रिया बिटिया, 10वीं की परीक्षा में पूरे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृपा शंकर जी ने बड़े आत्म अभिमान से कहा कि हमें आपका पड़ोसी होने पर गर्व है। रिया बिटिया ने सारे मोहल्ले और खास तौर पर सभी पड़ोसियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मनोरमा और रिया ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि रिया की मेहनत और आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद से रिया बिटिया ने सफलता हासिल की है। घर का दरवाजा खोलते हुए मनोरमा ने मैडम लियोनी और कृपा शंकर जी से अंदर आने का आग्रह किया। सभी लोग महेश सिंह जी के ड्राइंग रूम में बैठे। तब रिया ने सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब तक मिलिंद सबके लिए मिठाई लेकर आया। सबने रिया की शानदार सफलता की मिठाई खाई। तब मैडम लियोनी ने बोलना शुरू किया, महेश जी, चूंकि रिया ने इतनी शानदार सफलता मेरे विद्यालय से प्राप्त की है, अतः मैं चाहती हूँ कि रिया आगे भी हमारे स्कूल की छात्रा बनी रहे। महेश और मनोरमा को कोई आपत्ति नहीं हुई। वहां बैठे कृपा शंकर जी ने सहमति जताई। मैडम लियोनी ने फिर बोलना शुरू किया कि जिन स्टूडेंट ने स्कूल प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनके पेरेंट्स को हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, अतः आप मेरा अनुरोध निमंत्रण स्वीकार करें। फिर मैडम लियोनी ने रिया को अपने पास बुलाकर कहा, वेल डन माई स्वीट बेबी, गॉड ब्लेस यू, और जाने की इजाजत मांगने लगी। लियोनी के जाने के बाद घर में जश्न का माहौल हो गया। मोहल्ले में सभी को मालूम हो चुका था कि महेश सिंह की बेटी रिया ने 10वीं क्लास में जिले में सबसे अव्वल है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों के आने और बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। सभी ने रिया की शानदार सफलता के बधाई और शुभकामनाएं दी। महेश और मनोरमा को बेटी रिया पर गर्व महसूस हो रहा था। छुट्टियां समाप्त होने वाली थीं और नए सत्र का शुभारंभ होने वाला था। रिया नए सत्र नए क्लास में पढ़ने गई तो बहुत से पुराने सहपाठियों की जगह नए स्टूडेंट ने ले ली। पहले दिन स्कूल के हर क्लास में रिया को ले जाया गया और उसकी शानदार सफलता के नए पुराने सभी को प्रेरणा के रूप में अवगत कराया गया। स्कूल के सभी शिक्षक ने बड़े गर्मजोशी से रिया का स्वागत किया। उस स्कूल में बिल्कुल नया स्टूडेंट जिसने 10वीं की परीक्षा दूसरे जनपद से पास की थी, यहाँ आगे की पढ़ाई के लिए आया था। बड़ी तन्मयता से उस स्कूल की पहले दिन की गतिविधियों को देख रहा था। नाम भी तन्मय पांडे था। वह बार बार रिया की खूबसूरती, मासूमियत को निहारता। पता नहीं क्यों तन्मय की कोमल भावनाएं रिया की तरफ पहले दिन ही आकर्षित हो गईं। उसके मन में यह बात बार बार आती कि रिया ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। तन्मय प्यार जैसी किसी भी जज्बे से वाकिफ नहीं था। शाम के 4 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। तन्मय अपने आप को रोक ना सका। वह रिया के पास जाकर बोला,
मैं तन्मय पांडे तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ। हम दोनों को अगर पढ़ाई के दौरान किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपस में शेयर कोऑपरेट कर सकते हैं। रिया ने उस वक्त तो कोई ध्यान नहीं दिया और थैंक्स कहकर चली गई। दोनों अपने अपने घर चले गए। रिया की माँ और महेश सिंह ने पूछा, बेटा स्कूल में नए क्लास के सत्र का पहला दिन कैसा रहा? रिया ने सारा वाकया सुनाया। माँ, बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रात को जब रिया सोने के लिए अपने कमरे में गई तब यकायक उसके सामने तन्मय का चेहरा घूमने लगा। बार बार तन्मय के कहे शब्द हाय मैं तन्मय पांडे रिया के कानों में गूंजने लगे। रिया को भी इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। छत की दीवार देखते देखते कब सो गई समझ में नहीं आ रहा था। उधर तन्मय भी सोच रहा था कि रिया ने उसको नोटिस क्यों नहीं किया। दूसरे दिन दोनों ही क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठकर क्लास करने लगे। जुलाई से सितंबर तक रिया और तन्मय एक दूसरे पर कोई खास ध्यान नहीं देते। सितंबर में टीचर पेरेंट्स मीटिंग में उमेश सिंह और मनोरमा को रिया के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाना था। तन्मय के पिता धर्मेंद्र पांडे एक साधारण किसान थे। वे धोती कुर्ता में आए थे। समारोह प्रारंभ हुआ। प्राचार्य अल्बर्ट के साथ लियोनी मैडम समारोह में उपस्थित थीं। उन्होंने बोलना शुरू किया। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हम रिया के मदर फादर को सम्मानित करने के लिए गेदर हुए हैं। रिया ने जिले में नंबर 1 रैंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। रिया के इस अचीवमेंट में उसके फादर की कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि रिया के मदर फादर को ऑनर करें। पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर प्राचार्य अल्बर्ट ने मनोरमा और महेश सिंह का सम्मान करने के बाद बोलना शुरू किया। उन्हीं गार्जियन का बच्चा कुछ अच्छा करता है जिनके गार्जियंस जिम्मेदार और बच्चों को अच्छा कल्चर देते हैं। आज हमें मनोरमा और महेश सिंह जैसे गार्जियंस बनने की ज़रूरत है। हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रिंसिपल अल्बर्ट ने आगे बोलना शुरू किया कि मैं इस अवसर पर धर्मेंद्र पांडे जी को इग्नोर नहीं कर सकता, जिनका सन तन्मय पांडे पूरे प्रदेश में 65 रैंक पाकर हमारे स्कूल के डॉटर रिया के क्लास में ही स्टडी कर रहा है। यकायक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। रिया ने बड़े गौर से तन्मय की ओर मुस्कुराते हुए देखा। प्रिंसिपल अल्बर्ट बोलते रहे। उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र पांडे जी एक साधारण किसान हैं और उन्होंने अपने सन को हाई कल्चर दिया है। यह सब गार्जियन के लिए एक एक्सप्रेशन है। प्रिंसिपल अल्बर्ट के संबोधन के बाद समारोह संपन्न हुआ। सभी अभिभावक अपने अपने घर को चल गए। रिया घर पहुंचकर तन्मय से पहले दिन की मुलाकात के ख्यालों में खो गई। अगले 2 दिनों तक विद्यालय बंद था। 3 दिन छुट्टियों के रिया के लिए मुश्किल से बीत रहे। वह जल्दी से जल्दी खुद को तन्मय का बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती थी। इसके लिए आवश्यक था कि वह तन्मय से शीघ्र मिले। छुट्टी बिताने के बाद स्कूल खुला। रिया सबसे पहले स्कूल के मेन गेट पर तन्मय का इंतजार करने लगी। तन्मय जब स्कूल मेन गेट पर ज्यों ही पहुंचा, रिया फौरन उसके पास पहुंची और बड़े भोले अंदाज में बोली, तन्मय, आई एम सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाई जब आप पहले दिन हमारे पास आए थे। क्या हम अब बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? तन्मय अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी भी क्या वर्ड है। जिसने भी इस वर्ड की खोज की होगी बहुत बुद्धिमान होगा। यह एक शब्द सारे तकलीफ को भुला देता है। फिर बोला, हाँ बाबा, मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना मेरे लिए प्राउड है। रिया ने तुरंत सवाल किया, रोज़ तो तुम स्कूल सबसे पहले पहुँचते हो, आज देर क्यों हो गई? तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी भगवान भी अच्छाई की परख करते छोटी मोटी परीक्षाएं लेता है। आज मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। दोनों अपने वार्तालाप में मशगूल थे कि उधर से गुजरती मैडम लियोनी ने दोनों को वार्तालाप करते देखा। कहा, गुड, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हेल्थी कंपटीशन के साथ दोस्ती करो और स्कूल का नाम करो। अब लगभग प्रतिदिन रिया और तन्मय आपस में बात करते। दोनों ही विज्ञान और गणित के छात्र थे, अतः
किसी भी विषयगत प्रॉब्लम पर बात करते और मिलकर समाधान खोजते। रिया के माँ बाप महेश और मनोरमा को भी रिया की इस दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं था। धीरे धीरे पूरे स्कूल में फ्रेंडशिप ऑन द एक्सीलेंट ऑफ स्कूल के नाम से मशहूर हो गई। इसी तरह फर्स्ट ईयर के होम एग्ज़ाम में दोनों ने अपने कठिन परिश्रम से संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक हासिल कर सेकेंड ईयर यानी 12वीं कक्षा की तैयारी में जुट गए। दोनों ने अपनी एक्सीलेंट फ्रेंडशिप ऑफ स्कूल को कायम रखते हुए अपने अपने मकसद को आगे बढ़ा रहे थे। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आया तो फिर दोनों के मार्क्स बराबर थे और दोनों ने ही जिले नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। रिया और तन्मय का स्कूल से विदा हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने का वक्त आ गया। स्कूल द्वारा फिर से दोनों के विदाई समारोह सम्मेलन के लिए रखा गया। सम्मान समारोह ने फिर कहा, रिया के मेरे स्कूल में पढ़ने के बाद और तन्मय के आने के बाद शहर का हर गार्जियन की चाहत है कि उनका वार्ड इस स्कूल में पढ़े। यह अचीवमेंट हमारे और हमारे स्कूल के लिए बहुत प्राउड का सब्जेक्ट है। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट रिया और तन्मय को फॉलो करे। अब रिया और तन्मय दोनों ही उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु निर्णय अपने अपने अभिभावकों पर छोड़ दिया। तन्मय अपने गांव चला गया। रिया को लगता कि उसकी सफलता तन्मय के बिना अधूरी है और वह तन्मय की यादों और स्कूल में बीते दिनों की याद में खोई रहती। पंडित धीरेन्द्र पांडे ने अपने बेटे को JNU पढ़ाई के लिए भेजा। तन्मय को आसानी से दाखिला मिल गया और वह अपने अध्ययन कार्य में जुट गया। उसे अपने किसान पिता के सपनों को सच साबित करने का जुनून था, मगर नीयत कुछ और खेल खेलना चाहती थी। अचानक एक तन्मय लेक्चरर रूम में बैठा अपने ख्यालों में खोया था। तभी प्रोफेसर वाजिद लेक्चर रूम में दाखिल हुए और क्लास शुरू किया। जब प्रोफेसर वाजिद की नज़र क्लास में बैठी एक नई लड़की पर पड़ी, तभी उन्होंने इशारे से उस लड़की को खड़े होने के लिए कहा। वह ज्यों ही खड़ी हुई, प्रोफेसर वाजिद ने पूछा, आपका नाम? रिया सर। तब भी तन्मय ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर प्रोफेसर वाजिद ने पूछा कि इस क्लास में तुम्हारा कोई मित्र है? रिया ने तुरंत जवाब दिया, यस सर। प्रोफेसर वाजिद ने पूछा, कौन? रिया ने जवाब दिया, तन्मय पांडे। अब तन्मय ने अपना सर घुमाकर देखा तो वास्तव में रिया ही थी। उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। प्रोफेसर वाजिद ने तन्मय पांडे से पूछा कि क्या रिया को जानते हो तन्मय? तन्मय ने कहा, यस सर, हम दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही रैंक से टॉप किया था। प्रोफेसर वाजिद ने कहा, गुड, तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना। दिल्ली में अक्सर नए स्टूडेंट के साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तुम दोनों बाहर से आए हो और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते हो। तन्मय और रिया ने स्वीकृति से सर हिलाया। इसके बाद क्लास शुरू हुआ। क्लास ख़त्म होते ही तन्मय रिया बाहर निकले तो तन्मय ने पूछा, यहाँ कैसे आ गई? रिया ने कहा कि तुम JNU जाकर पढ़ो और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करो और मैं यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही हुआ। अब हम दोनों मिलकर दिल्ली में JNU टॉप करेंगे। और हाँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। और आप जनाब? तन्मय ने कहा, मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर रहता हूँ। रिया और तन्मय दोनों को अनजान महानगर में ज़रूरत थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों की मुलाकातें रोज़ होती और अध्ययन के विषयों पर दोनों एक दूसरे की जानकारी साझा करते। लेकिन अब दोनों में इन मुलाकातों का अर्थ बदला हुआ था। दोनों को प्यार के आकर्षण की हद से अधिक अनुभूति होने लगी और दोनों की पहली मुलाकात अब सहपाठी की सीमा से पार कर प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच गई। दोनों एक दिन भी एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन दोनों के शैक्षिक स्तर पर उनके प्यार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने स्नातक की परीक्षा में अपना लोहा पुनः मनवाया। 3 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एकाएक एक दिन रिया के घर से उसके मामा रमेश सिंह दिल्ली आए और रिया से गोरखपुर घर चलने को कहा और बताया कि माँ मनोरमा को लकवा मार गया है, अतः उनकी देख रेख के लिए चलना होगा, जो कि भाई मिलिंद
डॉक्टर होकर अमेरिका में शिफ्ट होकर अमेरिकन लड़की से शादी कर चुके थे, अतः उनका माँ की सेवा के लिए आना संभव नहीं था। रिया ने मामा जी से तन्मय से मिलने की अनुमति मांगी और वह तन्मय से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। तन्मय ने उसे चुप कराते हुए कहा, मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि उसकी आंखों से मोती से भी कीमती आंसुओं का सैलाब आ जाए। बताओ क्या बात है। रिया ने माँ मनोरमा के बीमार होने की बात बताई और कहा, हमें अभी गोरखपुर जाना है। तन्मय ने कहा कि घबराओ नहीं, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हें माँ की सेवा का अवसर मिल रहा है। ये मत भूलो कि तुम्हारे अस्तित्व और संस्कार की स्तंभ है। आज उस माँ को अपनी बेटी की ज़रूरत है जिसने अपनी बेटी के लिए ना जाने कितनी रातें इसलिए जाकर बिताई होंगी कि बेटी सो सके। बहुत सी अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा जिससे कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सके। यह मेरे लिए आत्म अभिमान की बात है कि मेरा प्यार, मेरी रिया जीवन मूल्यों की परीक्षा में जा रही है, वहाँ भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। रही बात मेरे मिलने की, तो मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की का चेहरा नहीं देखा प्यार की नज़र से। अतः मैं वचन देता हूँ कि जीवन के अंतिम पल में भी तुम ही मेरे साथ होगी। हर जन्म में तुम ही मेरा प्यार रहोगी। तुम्हें मुझ में मिलना ही होगा। मैं या तो जन्म पे जन्म लेते हुए तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा या जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों ने एक दूसरे को प्यार की दुहाई की विदाई दी। रिया मामा जी के पास लौटी और सामान पैक करना शुरू कर दिया और मामा जीजी के साथ गोरखपुर चलने की तैयारी करने लगी। उसके मन में अपने प्यार के प्रति आत्मसंतोष और विश्वास का भाव था। सफ़र की सारी तैयारी होने के बाद रिया मामा जी के साथ गोरखपुर चलने के लिए तैयार हो स्टेशन रवाना हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसकी ट्रेन भी तैयार थी। रिया मामा रमेश के साथ ट्रेन में बैठी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी।